सही। चलो फिर नेक्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं इसका। क्वेश्चन लिखो उसके लिए। एक मिनट बस। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है, I plus f is equal to 7 plus 4√3 की पावर में। यहाँ पे I है इसका इंटीग्रल पार्ट, f है इसका फ्रैक्शनल पार्ट। ये भी लिख लेना, I इज इक्वल टू इंटीग्रल पार्ट है, ठीक है। एंड f जो है इसका फ्रैक्शनल पार्ट है। I इंटीग्रल पार्ट, f फ्रैक्शनल पार्ट, n नेचुरल नंबर है। देन which of the following option is correct? Which of the following options are correct? Options are correct. तो इसमें ए ऑप्शन ये कहता है कि I जो है इज इवन इंटीजर, ये एक इवन इंटीजर है। फिर उसके बाद बी ऑप्शन कहता है I इज ऑड इंटीजर, ठीक है। बी कहता है I इज ऑड इंटीजर। फिर सी ऑप्शन में है I प्लस एफ इंटू एफ इज इक्वल टू 1 एंड डी में है I प्लस एफ इंटू 1 माइनस एफ इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्ट, ये हमें बताना है। हाँ ठीक है, सही है अभिषेक, लेकिन देखो बाकी बच्चों को नहीं पता ये कंसेप्ट, तो सुन लेना तुम लोग। अब क्वेश्चन लिख लिया? तो देखो यहाँ पे हमें I प्लस एफ इज इक्वल टू गिवन है 7 प्लस 4√3 की पावर में n। तो इसमें लगा देंगे हम बाइनोमियल एक्सपेंशन। बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा देंगे तो ये क्या आ जाएगा, NC0 7 की पावर में n, NC1 इंटू 7 की पावर में n माइनस 1 इंटू 4√3, NC2 इंटू 7 की पावर में n माइनस 2 इंटू 4√3 का स्क्वायर। ऐसे चलता जाएगा आगे, ठीक है, ऐसा आगे चलता जाएगा। उसके बाद ये बताओ इसका कंजुगेट क्या है, 7 प्लस 4√3 का कंजुगेट क्या है? 7 माइनस 4√3। 7 माइनस 4√3। और ये बताओ 7 माइनस 4√3 की वैल्यू 1 से बड़ी है या 1 से छोटी है? तो समझ के बताओ, इसका कंजुगेट तो 7 माइनस 4√3 आएगा। अब उसकी वैल्यू 1 से बड़ी है या 1 से छोटी है? 7 माइनस 4√3 की बड़ी है। बड़ी। अब सोच समझ के थोड़ा सा। छोटी है सर। 1 से छोटी है, लेस देन Yes, 1 sir. है, और उसकी पावर हम बढ़ाते जाएंगे। मतलब ये पावर बहुत बड़ी, एक तरीके से बड़ी ले ली हमने, तो ये वैल्यू
और थोड़ी कम हो जाएगी। मतलब ये ओवरऑल अगर हम क्वांटिटी देखें तो ये 1 से बड़ी आएगी या छोटी आएगी? छोटी। छोटी आएगी। तो उसमें इंटीग्रल पार्ट रहेगा क्या? नो सर, 0। नहीं, उसमें सिर्फ रहेगा फ्रैक्शनल पार्ट। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है ना? ये जो वैल्यू है 1 से छोटी है, उसकी पावर हम बहुत बड़ी ले रहे हैं, एक तरीके से बोला जाए यहाँ पे। तो ये वैल्यू यहाँ पे 1 से छोटी रहेगी ओवरऑल वैल्यू, तो इसमें इंटीग्रल पार्ट नहीं रहेगा। और इंटीग्रल पार्ट अगर नहीं रहेगा तो इसमें आएगा सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट, और उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एफ डैश से। क्योंकि अगर कोई क्वांटिटी 0 to 1 के बीच में आती है, मतलब ये 0 to 1 के बीच में आने वाला है, उसका इंटीग्रल पार्ट 0 रहता है, उसमें सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट रहेगा। अब इसका एक्सपांशन जब करते हैं तो एन सी 0 7 की पावर n माइनस एन सी 1 7 की पावर n माइनस 1 इंटू 4√3 प्लस एन सी 2 तो 7 की पावर n माइनस 2 इंटू 4√3 का स्क्वायर। ये हमें मिलता चला जाएगा आगे। स्टेप्स देखो, i प्लस एफ ये था, इसको एक्सपांड करके लिखा। अब इसका कंजुगेट हमने ढूंढा, उसका कंजुगेट मिल जाएगा हमें इजीली, 7 माइनस 4√3 उसकी पावर है। अब ये क्वांटिटी यहाँ पे 1 से छोटी है तो इसमें सिर्फ रहेगा फ्रैक्शनल पार्ट। अब उसका भी एक्सपांशन कर दिया। अब हमें यहाँ पे इन दोनों को ऐड करना पड़ सकता है या सब्ट्रैक्ट, वो डिपेंड करेगा क्या करने पे। इरेशनल पार्ट, जैसे ये इरेशनल पार्ट है, ये रैशनल पार्ट है, ये रैशनल पार्ट है, इसके बाद वाला इरेशनल आएगा। क्या करने पे इरेशनल पार्ट कैंसल आउट होगा, उसके अकॉर्डिंगली हम ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे बताओ ऐड करना पड़ेगा या सब्ट्रैक्ट? ऐड करना पड़ेगा। इरेशनल पार्ट कैंसल आउट होना चाहिए, जैसे ये इरेशनल पार्ट है, दोनों को ऐड करेंगे तभी ये कैंसल आउट होगा। यहाँ पे प्लस के साथ, यहाँ पे माइनस के साथ आ रहा है, तो दोनों को हम ऐड कर देंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ सकता है, वो डिपेंड करेगा कि क्या बन रहा है यहाँ पे। अगर मान लो ये इरेशनल वाला प्लस के साथ आ रहा तो पता चल जाएगा क्वेश्चन में, इसमें तो अभी ऐड करना पड़ेगा हमें। ये i प्लस एफ डैश इज इक्वल टू, अब ये देखो, ये तो चलो पता है हमें i प्लस एफ और एफ डैश क्या था, इनको ऐड करके मत लिखो, इनको बस ऐड करके लिखो। तो यहाँ पे NC0 इसका क्या आ जाएगा 2 टाइम्स, तो यह आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ NC0 इंटू 7 की पावर n प्लस NC2 इंटू 7 की पावर n माइनस 2 इंटू 4√3 का स्क्वायर। और इस तरीके से चीजें हमें आगे मिलती चली जाएगी। ओके, यहाँ तक क्लियर है क्या? यस। यहाँ तक क्लियर है क्या बताओ? यस सर। i प्लस एफ गिवन था, उसका कंजुगेट ढूंढा, उसका एक्सपांशन कर दिया, उसमें सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट रहेगा। अब इरेशनल पार्ट कैंसल आउट होना चाहिए, उस वजह से हमने इनको ऐड कर दिया, ऐड कर दिया। अब ये बताओ, ये एक इंटीजर ही आएगा और इनटू में 2 है, तो कैसा इंटीजर होगा? इवन इंटीजर होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें i प्लस एफ डैश ये मिल रहा है एक इवन इंटीजर, ये एक इवन इंटीजर है। ठीक है, ये यहां तक तो हमें मिल गया। अब उसके बाद यहाँ पे है फ्रैक्शनल पार्ट किसके बीच में लाई करता है, ये बताओ। फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू किसके बीच में लाई करती है? 0 to 1। 0 to 1। तो इसका मतलब यहाँ पे जो f होगा किसके बीच में लाई करेगा? 0 to 1। एंड जो f डैश होगा वो भी किसके बीच में लाई करेगा? 0 to 1। ठीक है, ये हमें पता है। यहाँ पे देखो i प्लस एफ डैश है और वो एक इवन इंटीजर के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो इधर भी एक इंटीजर फॉर्म होना जरूरी है, तभी दोनों इक्वल रहेंगे, है कि नहीं? इधर एक इवन इंटीजर आ रहा है तो इधर भी एक इवन इंटीजर ही बनना चाहिए। पहले तो हम इंटीजर बनाने की कोशिश करते हैं, उसके बाद इवन कैसे होगा वो देखते हैं। तो इधर भी अगर इंटीजर बनना है, i तो इंटीजर है, तो f प्लस एफ डैश को भी इंटीजर होना पड़ेगा।
एंड एफ प्लस एफ डैश की वैल्यू हमें यहाँ से मिलेगी। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे ये जाएगा 0 to 2। तो तुम लोग बताओ, अगर f प्लस एफ डैश हमें इंटीजर चाहिए तो इसके बीच में कौन सी इंटीग्रल वैल्यू ये ले सकता है? 1 1। हर एक पॉइंट का यहाँ पे मीनिंग समझना, ये इनका तीनों का सम इवन इंटीजर के इक्वल आ रहा है। आई तो इंटीजर है, इसका मतलब f प्लस एफ डैश को भी इंटीजर होना जरूरी है। और हमें ये पता है कि f 0 to 1 के बीच में लाई करता है, एफ डैश भी 0 to 1 के बीच में, दोनों का सम 0 to 2। लेकिन ये हमें चाहिए था इंटीजर, ये हमें चाहिए था इंटीजर। देयरफॉर f प्लस एफ डैश कितना आ जाएगा? 1। तो इसका मतलब यहां से हमें f डैश कितना मिलेगा? 1 माइनस एफ। अब ये अगर 1 आ गया तो i प्लस 1 इज इक्वल टू इवन इंटीजर। तो i बताओ कैसा इंटीजर होगा? ऑड इंटीजर। Therefore i जो है i इज ऑड इंटीजर। ये क्लियर है? i कैसे ऑड इंटीजर आया? सॉरी, मैंने a सही बोला था क्या? नहीं, b और d सही आता है। ये i ऑड इंटीजर, ये क्लियर है? अच्छा कंसेप्ट है ये। इसमें मेथड्स लेकिन सब में एक ही रहती है, जैसे i प्लस है फिर उसका कंजुगेट, उसमें सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट रहेगा, ऐड करेंगे ताकि इरेशनल पार्ट कैंसल आउट हो जाए, सबट्रैक्ट भी करना पड़ सकता है। अब ये हमने ऐड करके लिखा i प्लस एफ डैश इज इक्वल टू एक इवन इंटीजर आ गया। तो f लाई करता है 0 to 1, एफ डैश लाई करता है 0 to 1 के बीच में, लेकिन हमें इन तीनों का सम इंटीजर चाहिए था। i इंटीजर है तो f प्लस एफ डैश को भी इंटीजर होना पड़ेगा। तो f प्लस एफ डैश 0 to 2 के बीच में आ रहा है, तो इसके बीच में एक ही इंटीग्रल वैल्यू आती है 1। तो f प्लस एफ डैश 1 के इक्वल तो एफ डैश 1 माइनस है। तो i प्लस 1 इज इक्वल टू इवन इंटीजर, तो i ऑड इंटीजर। ठीक है, ये मिल गया। अब उसके बाद b मिल गया तो a नहीं हो सकता। अब इन दोनों की बात करेंगे। ये जो f डैश है, ये देखो, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते तो क्या मिलता है बताओ? i प्लस एफ इंटू एफ डैश। बोलो, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा? 7 प्लस 4 रूट 3 इंटू 7 माइनस 4 रूट 3, 1। एंड 1 की पावर n कितना रहेगा? 1। तो i प्लस एफ इंटू एफ डैश 1 आ रहा है, लेकिन एफ डैश को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस एफ। तो i प्लस एफ इंटू 1 माइनस एफ इज इक्वल टू 1। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बी एंड बी। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो अभी किसी स्टेप में। सर हाँ बोलो। सर वो केस लाइज बिटवीन 0 to 1, वो वहां से वापस एक्सप्लेन कर सकते हो? मतलब वो नहीं समझा कि वो 0 to 1 क्यों होता है? हाँ होता है बेटा, किसी भी नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट, ये तो हमने लॉग में ही देखा है। जब कैरेक्टरिस्टिक मेंटिसा की बात कर रहे थे ना, उस टाइम पे भी थोड़ी बहुत आइडिया मैंने इंटीग्रल पार्ट एंड फ्रैक्शनल पार्ट के बारे में दे दी थी। और फ्रैक्शनल पार्ट जो होता है हमेशा 0 to 1 के बीच में ही लाई करता है। यस ध्यान सर, रखना। समझ गया। ठीक है, इक्वल टू 0 भी हो सकता Yes, sir. है, लेकिन उसके लिए वो नंबर इंटीजर होना चाहिए था। लेकिन क्या यहाँ पे ये इंटीजर है क्या? नहीं। नो सर। तो उसमें फिर वो 0 नहीं हो सकता है। ये भी देखो इंटीजर नहीं है, तो एफ डैश वो 0 नहीं हो सकता, तो 0 के ऊपर ओपन ब्रैकेट है। वरना एक्चुअल में देखा जाए तो वो क्लोज 0 टू ओपन 1 होता है। और क्लोज 0 तभी आता है, 0 इक्वल टू तभी आता है जब वो नंबर इंटीजर होता है, लेकिन ये नहीं है। इसकी वजह से दोनों के ऊपर ओपन है और ऐड करना है। सर हाँ बोलो। सर ऐसा भी हो सकता है ना कि किसी एग्जांपल में एफ और एफ डैश की जो वैल्यू है वो 0.5 से लेस हो सकती, तो वो वैसे फिर क्या करेंगे सर? उसको इंटीग्रल वैल्यू 0 लेनी पड़ेगी ना? तो क्या क्या? सर ऐसा भी हो सकता है ना कि एफ और एफ डैश की जो वैल्यू है वो 0.5 से लेस हो सकती है, मतलब एफ की 0.5 से लेस और एफ डैश की भी, तो वो उसका इंटीग्रल पार्ट 1 तो नहीं हो पाएगा। तो ऐसे एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं बता सकते एफ और एफ डैश की कितनी आएगी यहाँ पे।
लेकिन दोनों का सम 1 आएगा, इतना बता सकते हैं। कैन वी सॉल्व इट बाय टेकिंग वैल्यूज? हाँ, कर सकते हो वैल्यूज लेके, बिल्कुल। ओके सर। लेकिन इसमें फ्रैक्शनल पार्ट वगैरह निकालना पड़ेगा तुम्हें। फ्रैक्शनल पार्ट कैसे आएगा? लेकिन अगर ये मान लो, ये तो चलो आ जाएगा, डी वाला ऑप्शन देख लेना आता है कि नहीं। चलो, ये हो गया। इसमें किसी को कोई डाउट? जल्दी से लिख लो इसको। किसी का बाकी है क्या लिखना? ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। और ध्यान रखना, कंजुगेट इस तरीके से लिखना ताकि यहाँ पे पॉजिटिव क्वांटिटी रहे। जैसे 1 प्लस रूट 2 का कंजुगेट 1 माइनस रूट 2 मत बोलना, रूट 2 माइनस 1, ताकि फिर यहाँ पे रूट 2 माइनस 1 दे सके और फिर आगे अप्रोच। ठीक है, ये पॉजिटिव होना चाहिए, उसके बाद हम आगे डील करेंगे। इसमें बस ये चेंज कर लो। वही है, रूट 2 प्लस 1 की पावर में 2n। ठीक है, रूट 2 प्लस 1 की पावर में 2n है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट? तो इसमें ये है, i इज इवन इंटीजर, b i is odd integer, c I plus f into f dash, and d में है I plus f into 1 minus f is equal to 1। तो जल्दी से इसको सॉल्व करो और ध्यान रखना, ये रूट 2 प्लस 1 है तो उसका कंजुगेट क्या लेंगे? रूट 2 माइनस 1 लेंगे, ताकि वो क्वांटिटी पॉजिटिव होनी चाहिए थी। अगर हम 1 माइनस रूट 2 लेंगे तो फिर उसमें वो निगेटिव में जाने के चांसेस है, तो थोड़ा ध्यान रखना। कौन सा सही आ रहा है? बी और डी ही आता है इसमें भी।
इसमें तुम एक काम ये भी कर सकते हो, जैसे ये पावर में 2n है तो पहले इसका स्क्वायर कर दो, वो आ जाता है 3 + 2√2 एंड फिर आगे डील कर लो तो भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये था I + f इज इक्वल टू, पहले इसका स्क्वायर कर दो क्योंकि पावर में 2n है तो ये 3 + 2√2 ये पावर में n एंड अब इसका जब कंजुगेट लिखोगे तो वो 3 - 2√2। ठीक है, ये आ जाएगा और इसकी पावर में n, और जब तुम सॉल्व करने जाओगे तो इसमें एक्सपेंशन क्या आ जाएगा, n से 0 3 की पावर में n से 1 3 की पावर में n - 1 × 2√2। ठीक, फिर आगे है n से 2 3 की पावर में n - 2 × 2√2 का स्क्वायर, ये है। और यहाँ पे इसका एक्सपेंशन n से 0 3 की पावर n - n से 1 3 की पावर n - 1 × 2√2 और आगे चलते जाओगे और इन दोनों को अब हमें ऐड करना पड़ेगा तब जाके इरेशनल पार्ट कैंसल आउट होगा। एंड समझ जाना, अगर हमें ऐड करना पड़ रहा है I + f + f' इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ, इधर आ जाएगा ये n से 0 और आगे चीजें मिल जाएगी। तो अगर ऐड करना पड़ रहा है तो समझ जाना कि वही सारी चीजें होगी और हमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट मिलेगा, बी और डी। ठीक है, और ध्यान रखना अगर सब्ट्रैक्ट करना पड़ रहा है, ऐड करना पड़ रहा है तो ये दो ऑप्शन करेक्ट आएंगे हमेशा, एंड अगर सब्ट्रैक्ट करना पड़ रहा है तो ये दोनों ऑप्शन करेक्ट आएंगे। वो एक क्वेश्चन अब आएगा जिसमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ सकता है। ठीक है, तो इसमें सर सॉल्व वगैरह नहीं भी करोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन ज्यादातर सर क्वेश्चंस में ऐसा होगा, एक आध दो क्वेश्चन ऐसा मिल सकता है जिसमें सॉल्व करना ही पड़ेगा क्योंकि उसमें पावर कुछ अलग रहेगी, कुछ और चीज पूछी जा सकती है। सर ये इसमें गिवन, सी भी तो करेक्ट होगा ना सर? हाँ इसमें सी भी तो करेक्ट होगा ना? कौन सा सी? सी। सी इसमें क्यों करेक्ट आएगा? सर 1 - f ही तो है ना सर? वो एफ था, मैंने एफ डैश गलती से ओके लिख सर। दिया बाद में, एफ एफ। हाँ, ऐसे क्वेश्चन में इसी तरीके के ऑप्शंस रहते हैं अनुष्का, या तो आई पूछा जाता है या फिर ये प्रोडक्ट पूछा जाता है। ठीक है, तो समझ जाना अगर ऐड करना पड़ रहा है हमें तो आई एक ऑड इंटीजर रहेगा एंड ये वाला ऑप्शन, ये दोनों का, इन दोनों का प्रोडक्ट 1 आएगा क्योंकि वही सारी चीजें होगी। और जो अगला क्वेश्चन है उसमें है 7 + 5√2 की पावर में n, 7 + 5√2 की पावर में n। ठीक है, सेवन प्लस 5√2 की पावर में n। And which of the following option is correct? यही क्वेश्चन है। और इसमें ध्यान रखना ये जो n है, n एक ऑड इंटीजर है, यहाँ पे n जो है n इज ऑड, ब्रैकेट में लिख लेना, इसमें एक ऐड कर लेना एक चीज, n इज ऑड।
हाँ सही है अभिषेक। हाँ AC सही है, AC सही है। नहीं कौशल बीडी नहीं। अब इसमें इसका कंजुगेट 7 माइनस अगर हम 5√2 लिखते हैं तो गलत हो जाएगा, उसमें वो निगेटिव रहेगा और वो निगेटिव की पावर और क्या हो जाएगा, निगेटिव आएगा, और फ्रैक्शनल पार्ट कभी निगेटिव नहीं हो सकता है। तो इसलिए मैं बोल रहा था वहां पे इसको कैसे लिखना, अंदर में पॉजिटिव क्वांटिटी आनी चाहिए, इस तरीके से इसके कंजुगेट को लिखना। क्योंकि देखो अगर तुमने ये लिखा तो ये निगेटिव है, एन इसकी पावर में एन, और एन था ऑड इंटीजर, एन ऑड इंटीजर था, तो ये पूरी ओवरऑल क्वांटिटी निगेटिव आएगी। तो हम उसको एफ डैश नहीं बोल सकते हैं, उसको हम एफ डैश नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ये फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होगा उस केस में। फ्रैक्शनल पार्ट फिर हमें निकालना पड़ेगा, इसका इंटीग्रल पार्ट -1 आएगा, फ्रैक्शनल पार्ट कुछ और आएगा, इस तरीके से अप्रोच करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ AC करेक्ट है, क्योंकि देख लेना यहाँ पे I प्लस एफ 7 प्लस 5√2 की पावर में n, और ये आ जाएगा NC0 7 की पावर में n, NC1 उल्टा करके लिख लेना अब यहाँ पे इस तरीके से 5√2 प्लस 7 लिख सकते हैं ना अंदर में सम, इस तरीके से, ताकि इसका कंजुगेट आने वाला है 5√2 माइनस 7। तो यहाँ पे ये 5√2 की पावर में n प्लस NC1 इंटू 5√2 की पावर में n माइनस 1 टू 7, और आगे चलता जाएगा। और इसका जो कंजुगेट 10 के साथ अगर लिखना तो 5√2 माइनस 7, ये क्वांटिटी पॉजिटिव रहेगी, इसलिए लिखा है ऐसे। और ये 1 से छोटा भी रहेगा, देख लेना 5√2 को मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और -7 करो तो 1 से छोटा आएगा, तो इसमें से फ्रैक्शनल पार्ट में जो पहली टर्म है NC0 5√2 की पावर में n माइनस NC1 इंटू 5√2 की पावर में n माइनस 1 इंटू 7। ठीक है, तो ये बताओ अब इसमें ये कैसा पार्ट है, ये पहली टर्म, ये रैशनल पार्ट आएगा, इरेशनल पार्ट आएगा इसका? इरेशनल। n अगर ऑड है तो ये इरेशनल रहेगा, तो अगर ये कैंसल आउट होना है तो इन दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट। तो I प्लस f माइनस f डैश इज इक्वल टू आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ NC1 5√2 की पावर में n माइनस 1 इंटू 7 प्लस NC3 5√2 की पावर में n माइनस 3 इंटू 7 क्यूब। ठीक है, इस तरीके से चलते जाएंगे। अब ये एक इंटीजर आएगा और 2 इंटू दिस, मतलब ये एक इवन इंटीजर आएगा, ये एक इवन इंटीजर आएगा। अब यहाँ पे आ जाते हैं अगेन, वो f किसके बीच में लाई कर रहा था, 0 to 1 के बीच में, f डैश लाई कर रहा है 0 to 1 के बीच में। तो ये बताओ f माइनस f डैश किसके बीच में आएगा, -1 to 1। -1 to 1। -1 कब आएगा, जब f डैश 1 हो जाए एंड f 0 हो जाए, तो उस केस में -1 आ सकता है। एंड 1 कब आएगा, जब ये 1 और ये 0 हो जाए। ठीक है, लेकिन ये एग्जैक्टली 1 और 0 नहीं हो सकते, इसकी वजह से यहाँ पे ओपन ब्रैकेट्स भी लगा दिया हमने। तो ये इन दोनों का डिफरेंस आएगा, और इसके बीच में इंटीग्रल वैल्यू कौन सी है, 0। तो ये 0 के इक्वल होगा, क्योंकि हमें वो इंटीजर चाहिए था I प्लस f माइनस f डैश। तो यहाँ से f इज इक्वल टू f डैश मिल रहा है,
एंड i प्लस 0 इज इक्वल टू इवन इंटीजर, तो इसका मतलब i एक इवन इंटीजर होगा एंड f इज इक्वल टू f डैश आ रहा है, इसका मतलब i प्लस f इंटू एफ डैश इज इक्वल टू 1 आ जाएगा एंड i प्लस f इंटू एफ भी इसको लिख सकते हैं, ये 1 आ जाएगा। तो क्लियर है ये? अब ये एप्लीकेशन क्लियर है बाइनोमियल एक्सपेंशन का। और इसमें अगर हम n को इवन लेते तो कौन सा करेक्ट रहता बताओ? n को अगर इवन लेते तो BD सर बी एंड डी। करेक्ट रहता, क्योंकि उस केस में ये n अगर इवन रहता तो ये रैशनल पार्ट आ जाता और ये इरेशनल पार्ट रहता, तो फिर हमें इसमें ऐड करना पड़ता, तो BD करेक्ट आ जाता। तो अब मेरे ख्याल से बन जाएंगे ऐसे क्वेश्चंस, है ना? यस सर। ठीक है, तो ये हो गया इसका लास्ट एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन हो गया। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स, तो ये लिखो जल्दी, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो अभी। किसी का बाकी है क्या? सर आपने क्या बोला सर, प्रॉपर्टीज ऑफ? प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट, बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स की प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है NCR इज इक्वल टू NC n माइनस r, ये सबसे पहली प्रॉपर्टी है। और यहाँ पे n कैसा होना चाहिए? लेस देन आर एंड नेचुरल। n कैसा होना चाहिए? होल एंड लेस देन नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर रे, नेचुरल। नेचुरल नंबर। r होना चाहिए होल नंबर, एंड ये जो r है लेस देन और इक्वल टू n होना चाहिए, ध्यान ही रखना तुम लोग। तो अगर मान लो इसमें एक एग्जांपल के तौर पे हम ये लेना चाहेंगे NCX इज इक्वल टू NCY, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? एक तो x इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? y, वाई एक तो ये हो जाएगा, या तो और X क्या plus हो y सकता प्लस है? वाई इक्वल टू एन, एक्स प्लस वाई इक्वल टू एन। y इज इक्वल टू n। देख लो इसमें भी देखो, ये दोनों इक्वल है ना, ले और इन दोनों का सम कितना आ रहा है? n के इक्वल आ रहा है। वैसे यहाँ पे या तो ये दोनों सेम हो जाए या दोनों का सम किसके इक्वल आ जाए? n के इक्वल आ जाए। एंड यहाँ पे ध्यान रखना ये x और y दोनों के दोनों कैसे होने चाहिए? होल नंबर होने चाहिए, तो उसका भी ख्याल रखना। ये कल भी हमने किया, डिस्कशन में आया था ना एक क्वेश्चन, इसी से उसको सॉल्व किया था। इससे तो नहीं बन रहा था, उससे आ गया था, लेकिन वन। सेकेंड प्रॉपर्टी ये है, अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं NCR अपॉन NCR माइनस 1, तो ये आ जाता है n माइनस r प्लस 1 अपॉन r, n माइनस r प्लस 1 अपॉन r। अब इसके लिए हमें इसके रिजल्ट्स मतलब इनका फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, तो दिख जाएगा कि ये आ रहा है। और याद कैसे रखोगे इसको? NCR माइनस 1, मतलब ऊपर दोनों के सिर के ऊपर, दोनों सी के सिर के ऊपर NN है, और जो उनके पैर पे आ रहा है ये R है, और यहाँ पे R माइनस 1 है। ठीक है, छोटा वाला और दोनों के बीच का डिफरेंस 1 है ना, और छोटा वाला नीचे होना चाहिए, बड़ा वाला ऊपर होना चाहिए। तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं? n माइनस r प्लस 1 अपॉन r। तो ऐसे ही बताओ, अगर इसकी वैल्यू लिखनी है 11 सीट
7 अपॉन 11C6 क्या लिखोगे? -11 क्योंकि अब r की जगह पे 7 आ रहा है और ये r-1 ऐसे रीड करेंगे, +1 अपॉन 7। तो जब तुम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 5/7. 5/7। तो ये आ जाता है यहाँ पे 5/7। क्लियर है? ये पहला हो गया। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूँ n-1c r-1 अपॉन n-1c r-2 तो क्या लिखोगे? देखो यहाँ पे दोनों पे सिर्फ के ऊपर सेम नंबर है, यहाँ पे r-1 r-2 एक का डिफरेंस है, छोटा वाला नीचे है। क्या आएगा इसका? इनका रेशियो क्या आएगा? n-1 - r+2 क्या आएगा? n-1 n-1 - r n की plus जगह 1 पे क्या पुट करना r+2 पड़ेगा अब हमें यहाँ पे? n-1 n-1 r की जगह पे क्या पुट करना पड़ेगा? r-1 इस रिजल्ट में, क्योंकि अब यहाँ पे n था तो यहाँ पे n आ रहा था, लेकिन यहाँ पे n-1 है तो n-1 आएगा। r-1 + 1 अपॉन r-1 तो यहाँ से ये कितना आ रहा है? 1 1 गया तो n-r + 1 अपॉन r-1। क्लियर? ये क्लियर है? +2 ना? नहीं क्लियर सर, हाँ क्लियर। हाँ। तो अगर वेरिएशंस किए जाएंगे तो ये फॉर्मूला यूज करना आ जाएगा ना, इस तरीके के वेरिएशंस मिल सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली हमें सोचना पड़ेगा n की जगह पे क्या पुट करें, r की जगह पे क्या दिख रहा है। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी है। तो लिख लो इसको। हो गया? फिर नेक्स्ट थर्ड नंबर की प्रॉपर्टी। सेकंड हो गई, थर्ड में है NCR को हम n/r इंटू n-1 ऐसे लिख सकते हैं। मतलब यहाँ से n, यहाँ से r को बाहर ले सकते हैं और उन दोनों का रेशियो आएगा। ठीक है? और बाद में ऊपर वाली क्वांटिटी या नीचे वाली क्वांटिटी एक एक से कम हो जाएगी। फिर उसके बाद और अगर हमें बाहर लेना यहाँ से तो ऊपर से n-1 नीचे से r-1 बाहर आएगा और ये एक एक से कम हो जाएगा, तो यहाँ पे n-2 r-2 ऐसे चलते चले जाएंगे आगे। मान लो n-2 और r-2 को भी बाहर लेना है, तो यह आ जाएगा n-3 cr-3। ठीक है? तो ये थर्ड नंबर की प्रॉपर्टी है और इसके फॉर्मूले में ही इसका रिजल्ट छुपा हुआ। मतलब ये जो फॉर्मूला था NCR n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। ठीक है? तो इस n फैक्टोरियल को हम n इंटू n-1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, इस r फैक्टोरियल को r इंटू r-1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, और इस n-r को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना,
देखो n-1 माइनस r-1 उसका फैक्टोरियल कर सकते हैं, और ये अब यहाँ पे आ जाएगा n/r, और ये किसका एक्सपेंशन दिखेगा, हमें किसका रिजल्ट दिखेगा, फॉर्मूला ये n-1 सी r-1 का। तो ये इसका प्रूफ है, ये लिखने की जरूरत नहीं, प्रॉपर्टी आसान सी है। क्या है, अगर हमें n और r को बाहर लेना है तो वो हम ले सकते हैं, उन दोनों का रेशियो आएगा यहाँ पे, लेकिन ऊपर वाली क्वांटिटी 1 से कम और नीचे वाले भी 1 से कम हो जाएगी। मान लो अगर और आगे बाहर लेना है हमें, तो ऊपर से n-1 नीचे से r-1, ये 1 से कम, ये 1 से कम हो जाएगा, और दोनों को लेना है, ठीक है। ये नहीं कि सिर्फ n को ले सकते हैं और r को नहीं, दोनों को, अगर n लेना है तो r भी लेना ही पड़ेगा, तब जाके वो n 1 से कम होगा, प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू बताओ, तो तुम लोग फाइंड द वैल्यू ऑफ 12c6 अपॉन 11c5, इसकी वैल्यू बताओ, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। बोलो। हाँ सही है अभिषेक, ओजस सही है, कौशल सही है, यश सही है, अनुष्का। तो ऑब्जर्वेशन है, बस दिख रहा है कि यहाँ पे हम अगर 12 को एंड 6 को बाहर लेंगे तो 12/6 आ जाएगा, और यहाँ पे 11 और यहाँ पे 5 बच जाएगा, और नीचे में भी क्या है, 11c5 है, दोनों कैंसल आउट और हमें फाइनल आंसर कितना मिलेगा, 2। क्लियर है। हाँ एक साथ अगर जरूरत है तो दो भी लेना पड़ सकता है, n भी और n-1 भी, अगर जरूरत है तो, लेकिन यहाँ पे उसकी जरूरत ही नहीं थी, एक लेने से काम बन गया, आंसर आ गया, ठीक है। यस सर। जरूरत अगर होगी तो तुम 3 भी ले सकते, जैसे यहाँ पे लिया गया, ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट 4th नंबर की प्रॉपर्टी। 4th नंबर की प्रॉपर्टी ये कहती है, अगर NCR प्लस NCR-1 है, ध्यान से ऑब्जर्व करना इसको, दोनों सी के सिर के ऊपर n है, और यहाँ पे r और यहाँ पे r-1 है, एक का डिफरेंस है, इसको चलो बेस बोल देते, बेस में जो प्रॉपर क्वांटिटीज आ रही है उसमें 1 का डिफरेंस है, ठीक है। तो ये जो आएगा, इन दोनों का जो सम आएगा, ऊपर वाला 1 से बढ़ जाएगा, ऊपर वाला 1 से बढ़ जाएगा, एंड नीचे में जो मैक्सिमम होगा इन दोनों में से वो आएगा, एंड r में मैक्सिमम कौन है, r है। हाँ। क्लियर। यस सर। तो इसमें एग्जांपल अगर ये है यहाँ पे दिया हुआ, ये बताओ किसके इक्वल आएगा। जल्दी से। 0। सही है।
कितने लोगों का आ रहा है 0? बहुत का आ रहा है, अच्छी बात है, क्योंकि इसमें देख लो इन दोनों का एडिशन होगा पहले, इन दोनों का एडिशन होगा तो हमें क्या मिलेगा 50C, सॉरी 51, क्योंकि 50-50 यहाँ पे एक का डिफरेंस है तो ये एक से बढ़ जाएगा 51, और इन दोनों में बड़ा कौन है 49। यहाँ पे ये 51C50 माइनस 52C50, तो इन दोनों का भी एडिशन हो जाएगा क्योंकि ऊपर में 51-51 आ रहा है और नीचे में एक का डिफरेंस है, तो एडिशन हो जाएगा। तो यहाँ से हमें कितना मिलेगा 52, ऊपर वाला एक से बढ़ जाएगा, नीचे में बड़ा कौन है 50 है। ठीक है, तो इस तरीके से फाइनल रिजल्ट आ जाएगा 0। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मतलब इसी में एग्जांपल है, ये दिया हुआ है 39C CR-1, मॉड्यूल का ही ले रहा हूं मैं, पार्ट 3 में सेक्शन ए का। 39R² इज इक्वल टू 39CR² -1 माइनस 39C3R, देन फाइंड R। फाइंड R जल्दी से लिखो, हाँ आंसर बताओ। देन फाइंड R। तुम्हें दिख रहा होगा किनको किनको साथ में लेना पड़ेगा, बस एक देखना था स्टार्टिंग में, उसके बाद एडिशन हो जाएगा, पहली वाली प्रॉपर्टी लगेगी। हाँ ये एक सही है, 0 नहीं है आर्या, थोड़ा ध्यान दो, वहां पे 0 ले सकते हैं क्या, 3 ले सकते हैं, चलो ठीक है, 5 ले सकते हैं, बिल्कुल सही, 3 और 5। तो ये ध्यान रखना, वहां पे तुमने सॉल्व किया होगा तो वहां पे 0 दिखा होगा, लेकिन जब उस 0 को हम ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करते हैं तो दिख जाएगा यहाँ पे ये निगेटिव आ रहा है, और ये निगेटिव नहीं चल पाएगा। मतलब जैसे हम लॉग में करते थे ना कि पहले लॉग को डिफाइन करते थे देन उसके बाद सॉल्व, लेकिन इक्वेशन में हमने क्या किया था, पहले सॉल्व कर लिया था, पहले सॉल्व कर लिया था एंड उसके बाद जाके जो भी वेरिएबल की वैल्यूज आ रही थी उसको ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके देख रहे थे क्या वो सेटिस्फाई होगा, मतलब डिफाइन होगा या नहीं। सेम चीज यहाँ पे भी है, अगर मान लो हमें बाय मेथड जाना है तो पहले इन सबको डिफाइन करना पड़ेगा, लेकिन उतना टाइम कौन वेस्ट करे, तो हम पहले सॉल्व कर लेंगे एंड जो भी आर की वैल्यू आएगी उसको ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके देखेंगे क्या वो डिफाइन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हम सीधा पहले डायरेक्टली सॉल्व ही कर रहे हैं, डिफाइन करने के बजाय बाद में पुट करके देख लेंगे। 39C3R-1 और उस 39C3R को इधर लेके आ जाओ, इज इक्वल टू उसको उधर भेज देंगे,
39c आर स्क्वायर। इन दोनों का जो सम है 40c 3r और यहाँ पे जो है 40c आर स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पे एक तो क्या हो जाए, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3r हो जाए, तो r इज इक्वल टू 0 एंड 3, या तो आर स्क्वायर प्लस 3r प्लस 3r, आर स्क्वायर प्लस 3r इज इक्वल टू 40 हो जाए, तो आर स्क्वायर प्लस 3r माइनस 40 इज इक्वल टू 0, तो r इज इक्वल टू -8 एंड 5। अब ये जो 0 है इसको ओरिजिनल इसमें पुट करके देखेंगे तो हमें दिख रहा है कि ये उसके लिए निगेटिव हो जा रहा है, और ये निगेटिव तो नहीं चल पाएगा, ये होल नंबर होनी चाहिए थी पूरी क्वांटिटी, तो 0 तो गया। फिर उसके बाद 3 पुट करेंगे तो देखो हर जगह पे होल नंबर बन रहा है, तो 3 चलेगा, -8 नहीं चल पाएगा, 5 चल जाएगा, इसका मतलब r की दो वैल्यूज आ रही है 3 एंड 5। क्लियर है? यस सर। तो क्लियर है ना, पहले डिफाइन करने मत जाओ, पहले सॉल्व कर लो, अगर इक्वेशन है तो r की वैल्यूज निकाल लो एंड देन फिर ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करो, तो जो भी चीज सेटिस्फाई नहीं कर रही वो एलिमिनेट हो जाएगी और जो चाहिए होगा वो आ जाएगा। अब इसमें लास्ट प्रॉपर्टी 5th नंबर की ये लिख लो पहले जल्दी जिनको लिखना है। और 5th वाले प्रॉपर्टी के ऊपर 2020 में बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था एक, जनरली जिसमें मतलब बाद में हम देखेंगे कि बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का प्रोडक्ट और उसकी समेशन सीरीज रहती है, तो मैक्सिमम 2 तक जाते थे, लेकिन लास्ट ईयर 3 तक गए थे, लेकिन वो इतना ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं था, वो प्रॉपर्टी वगैरह लग के वो 2 में या 1 में कन्वर्ट हो जा रहा था, और वो 5th वाली प्रॉपर्टी थी। अभी वो देखेंगे कौन सी है, पहले ये लिख लो। सर मेंस में था। एडवांस में रे बेटा, मेंस में नहीं। हो गया? तो Yes, क्वेश्चन sir. भी हम देख लेंगे, इस यहाँ पे दिखेगा वो 2020 का अगर क्वेश्चन इसमें है तो। मॉड्यूल होगी ना तुम्हारे पास, यस सर। तो उसमें 2020 का वो क्वेश्चन देखो 7th नंबर का, वो कुछ बच्चों ने तो देख के ही छोड़ दिया होगा, लेकिन आसान है वो, इतना भी ज्यादा ये नहीं था। ठीक है, देख लेते हैं। ये हो गया। ठीक है, तो इसमें जो 5th नंबर की प्रॉपर्टी वो है, अब इस एनसीआर का पहले तो मैं मीनिंग बता देता हूँ क्या होता है। बाएं इसमें देखने वाले पीएनसी में, ये बेसिकली पीएनसी मींस क्या होता है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन मींस होता है सिलेक्शन, एंड उस कॉम्बिनेशन के लिए ये सी आता है, ये जो यहाँ पे सी स्टैंड कर रहा है ना एनसीआर में, ये सी फॉर कॉम्बिनेशन है, और कॉम्बिनेशन मींस सिलेक्शन होता है। तो एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स में से आर ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करना, कैसे रीड करते हैं इसको, एन डिस्टिंक्ट में से आर डिस्टिंक्ट को सेलेक्ट करना, वो कैसे मिलता है हमें, एनसीआर से मिलता है। ठीक है, एन डिस्टिंक्ट में से आर डिस्टिंक्ट को सेलेक्ट करना, कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करना होता है, तो ये ठीक है। तो यहाँ पे देखो 5th प्रॉपर्टी में एन सी एम और बाद में एम सी पी, ठीक है, ये है। तो इसको हम लिख सकते हैं एन सी पी एन माइनस पी सी एम माइनस पी। सर वो एलएचएस में
प्रोडक्ट है। हाँ प्रोडक्ट है, इन दोनों का प्रोडक्ट है, उधर भी उन दोनों का प्रोडक्ट है, ये वो प्रॉपर्टी है। NCM into MCP is equal to NCP into N minus P CM minus P। ठीक है, तो इसको याद कैसे रखें वो देख लो। हमारे पास मान लो टोटल n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है, टोटल n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ये अभी है नहीं, ठीक है। तो n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है, उसमें से यहाँ पे पहले कितने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए गए हैं? m m, ठीक है, n डिस्टिंक्ट में से m ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए गए हैं एंड बाद में जाके उस m में से p ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया। या तो इसको अगर हम बेस्ट रिलेट कर पाएंगे तो इलेक्शन के बारे में तो तुम लोगों को पता होगा ना, जैसे यहाँ पे चेंज कर लो पहले, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं, रहने दो। तो पहले क्या होते हैं, कैंडिडेट्स होते हैं ना, कैंडिडेट्स खड़े रहते हैं इलेक्शन में, मान लो लोकसभा की इलेक्शन है, उसके लिए कैंडिडेट्स खड़े रहेंगे, तो n कैंडिडेट्स खड़े हैं, ठीक। अब उनमें से कुछ एमपीज बन के ये हो जाते हैं, चुनाव जीत जाते हैं। तो मान लो ये m जो है m फॉर एमपीज है, और ये जो p है कैबिनेट मिनिस्टर्स के लिए है। लेकिन अब इतना लेंदी जाने के बजाय ये याद रख लो तुम लोग, क्योंकि किसी किसी को पता भी नहीं होगा कि ऐसा कुछ होता है, नहीं होगा ना। ये कैंडिडेट्स रहते हैं, उसमें से एमपीज आते हैं, फिर कैबिनेट मिनिस्टर्स बनते हैं। हाँ आयुष, सर पता है इसका, पता है क्या? 10th में बताया था। यहाँ पे रिलेट कर पा रहे हो क्या उसको? यस सर। कैसे बता? सर वो n कैंडिडेट्स होते हैं, फिर वो एमपीज होते हैं, बाद में वो एमपीज में से पी में कैबिनेट मिनिस्टर्स बनते हैं कुछ। बिल्कुल बढ़िया, सही पहचान लिया। कैंडिडेट्स है, उनमें से एम एमपी सेलेक्ट हो गए, फिर उन एमपीज में से ही कैबिनेट मिनिस्टर सेलेक्ट होंगे, है कि नहीं? मतलब अगर हम ओवरऑल चुनाव की बात करते हैं तो एन कैंडिडेट में से एम एमपी सेलेक्ट हो रहे, बाद में वो कैबिनेट मिनिस्टर्स बन रहे, ठीक है। अब यहाँ पे एन में से हमने पहले ही जो कैबिनेट मिनिस्टर सेलेक्ट होने वाले हैं, मतलब जो बनने वाले, उनको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। मतलब ये एमपीज भी रहेंगे, ठीक। अब हमारे पास टोटल कितने कैंडिडेट्स बचे हैं? n माइनस पी, उनमें से और कितने एमपीज आने बाकी है? m माइनस पी। रिलेट कर पा रहे हो क्या उसको यहाँ पे या नहीं? मतलब यहाँ पे बाय मेथड हम कर पहले पा रहे। ये एमपीज सेलेक्ट हुए, एमपीज में से कैबिनेट मिनिस्टर्स, तो ओवरऑल देखा जाए तो हमारे पास m एमपीज आ रहे हैं और p कैबिनेट मिनिस्टर्स आ रहे हैं n में से, ठीक है। मतलब उन्हीं एमपीज में से कैबिनेट मिनिस्टर्स आ रहे हैं। अब इसमें पहले ही हमने जो कैबिनेट मिनिस्टर्स बनने वाले उनको सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे हमारे पास और कितने कैंडिडेट, पी तो कैंडिडेट्स वो बन गए, कैबिनेट मिनिस्टर्स बन गए, मतलब एमपी बन गए। बाकी कितने बाकी है? n माइनस पी। उनमें से और कितने एमपीज आने बाकी है? m माइनस पी, क्योंकि p तो ऑलरेडी आ चुके हैं। तो इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं यहाँ पे इसको, वरना नहीं कर पा रहे तो याद ही रख लो, कहाँ अपने झंझट में जाओगे। फिर उसके बाद ये जो एग्जांपल है 2020 वाला, उसको देख लेते हैं कि कैसे इस प्रॉपर्टी को वहां पे अप्लाई किया गया है, ठीक है। तो ये दिया गया है एफ ऑफ एम एन पी, बस इतना सा पार्ट देख रहे हैं उसका, क्योंकि आगे की जो चीजें हैं उसमें फिर हमें बाइनोमियल एक्सपेंशन वगैरह वो सब पता होना। चलो ठीक है, वो पूरा ही देख लेते हैं,
कोई दिक्कत नहीं, पूरा देख लेते हैं। इसमें ये एफ ऑफ एम एन पी, एफ 3 इसका फंक्शन है और वो हमें दिया गया है समेशन, वहां से तो आई फ्रॉम 1 to 0 to p। थोड़ा बहुत सीरीज का आइडिया भी लग जाएगा इससे, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं इसके बाद। और ये है एम सी आई, फिर n प्लस आई सी पी, एंड यहाँ पे p प्लस n माइनस p माइनस आई। ठीक है सर हाँ, सर हमारे मॉड्यूल में ऐसा नहीं लिखा है सर। अरे वो समझ जाना, वो ऐसे में नहीं, एनसीआर को ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अब लिखा हुआ है, यस सर, यस सर। अब लिखा हुआ है ना, ठीक है। और उसके बाद वो क्या था, फंक्शन ऑफ, ये है समेशन p फ्रॉम n प्लस n f ऑफ m n p, इसके अपॉन में है n प्लस p सी पी। अच्छा ये इसके अंदर ही है, ठीक है। तो ये g ऑफ एम एन कितना आएगा ये बताना है। किसी को दिख रही है ये प्रॉपर्टी कैसे लगेगी? हाँ, ये जो 5th नंबर की प्रॉपर्टी है कैसे लग पाएगी यहाँ पे, किसी को दिख रहा है क्या? देखो, सोचो थोड़ा सा। by adding n to I, p n p I, यानी क्या कह रहे हो अनुष्का तुम? ठीक है, इसमें एक चीज और भी थी वो मैं बता देता हूँ, मतलब इतना आसान नहीं था ये क्वेश्चन, बस ये प्रॉपर्टी लग रही थी इसकी वजह से मैंने दिया है। अभी तो चलो वो नहीं लगती हुई तो नहीं दिख रही, लेकिन इसमें जब हम ये प्रॉपर्टी लगाएंगे NCR इज इक्वल टू NCN माइनस आर, तो हमें वो दिख जाएगा। इसमें लगा दो वो प्रॉपर्टी, तो ये f ऑफ एम एन पी समेशन आई फ्रॉम 0 टू p, तो एम सी आई एन प्लस आई सी पी, और इसमें जब हम ये लगा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, p प्लस एन सी, p प्लस एन सी n प्लस आई मिलेगा। बोलो मिलेगा क्या? ठीक है, ये मिल रहा है, देख लो बस, समझ लो कि कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं एडवांस में। अब ये हमें मिल गया, अब इन दोनों को एक साथ देखो, अब दिख जाएगा तुम्हें कि ये प्रॉपर्टी लग रही है। ये आ जाएगा कितना, पहले ये p प्लस एन सी एन प्लस आई, एंड यहाँ पे n प्लस आई सी पी। अब ये देखो p प्लस n में से n प्लस आई पहले सेलेक्ट हो रहे हैं, उन n प्लस आई में से p सेलेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, मतलब ये इस तरीके की चीज दिख रही है, वहां पे n में से पहले m सेलेक्ट हो रहे हैं, बाद में उस m में से p सेलेक्ट हो रहे हैं। तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं,
n में से पहले p सेलेक्ट हो जाए, इसका मतलब ये समेशन i फ्रॉम 0 टू p mci, इनमें से पहले इस p प्लस n में से पहले p सेलेक्ट हो जाए, है कि नहीं? इनमें से पहले p सेलेक्ट हो जाए एंड बाद में उस p में से, और हाँ बाद में क्या कितने बचे हैं वहां पे p अगर सेलेक्ट हो गए तो यहाँ पे n बचे, क्योंकि p प्लस n में से p सेलेक्ट हो रहे तो टोटल कितने बचेंगे p प्लस n माइनस p, तो n बचेंगे। उस n में से कितने आने बाकी है और टोटल हमें n माइनस i चाहिए थे, n प्लस i, तो n प्लस i माइनस p। समझ पा रहे हो क्या ये? है ना? ठीक है, इसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है अभी रहने दो, क्योंकि इसमें अभी क्या है, इसके बाद दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट आ रहा है तो उसका समेशन कैसे निकलेगा वो चीज है, तो वो भी देख लेंगे। वैसे ये क्वेश्चन ऐसे जो होते हैं लगभग छोड़ने के लिए होते हैं एग्जाम में, क्योंकि हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए नहीं होता है वहां पे, एडवांस के लिए तो खास करके कुछ क्वेश्चंस छोड़ ही देने होते हैं, बाद में अगर टाइम बचता है फिर उसको अटेम्प्ट करना होता है। ठीक है, ठीक है रहने दो इसको। लेकिन जो प्रॉपर्टी लग रही थी वो तो क्लियर है ना यहाँ पे, यहाँ से ये वाली स्टेप, यस सर। इतना बताओ बस, क्योंकि फिर ये जो प्रॉपर्टी हमने सीखी है तुम्हें देखना आ जाएगा कैसे देखते हो उसको। ठीक है, तो मत लिखना इसको अभी, ठीक है। इसके बाद फिर वो आसान था, इसके बाद कुछ बचा नहीं उस क्वेश्चन में, बहुत इजीली सिंप्लीफाई वगैरह हो जाता था, लेकिन ये सब सोचना यही मेन काम था उसमें, वहां तक लेके आना, उसके बाद आसान। चलो ठीक है हटाओ। अब अगला है समेशन ऑफ सीरीज। ये पहला पार्ट हमारा खत्म हो गया, अब इसमें तुम सेक्शन बी कंप्लीट कर लेना, इसका मॉड्यूल का सेक्शन बी, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं समेशन ऑफ सीरीज के ऊपर। समेशन ऑफ सीरीज, summation of series of binomial coefficient, binomial coefficient, ठीक है। summation of series of binomial coefficient, ठीक है। तो इसमें देख लो ये 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपांशन कितना आता है ये बताओ, 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपांशन, क्योंकि 1 इसके + एक्सपांशन की हमें जरूरत पड़ने वाली है बार बार। ये होता है nc0 प्लस nc1 इंटू एक्स प्लस nc2 इंटू एक्स स्क्वायर, ऐसे ही ncn इंटू एक्स की पावर n। तो जब भी इस सीरीज में हमें nc0 nc1 इस टाइप की चीजें दिखेगी तो समझ जाना कि वहां पे वो किसका एक्सपांशन हो रहा होगा, 1 प्लस एक्स की पावर n का। अगर यहाँ पे n आ रहा है हर जगह पे तो इसका एक्सपांशन हो रहा होगा, ये समझ जाना वहां पे। अगर मान लो मैं यहाँ पे ये लिखता n-1c0 n-1c1 इंटू एक्स, तो ये किसका एक्सपांशन हो रहा होगा, 1 plus x to 1 1 प्लस plus एक्स x की to power पावर n minus n माइनस 1 का, ठीक है। मतलब हमें सिर्फ ये x वगैरह नहीं रहेगा, हमें nc0 nc1 nc2 ये सारी चीजें मिलेगी सीरीज में। तो वहां से हमें ये समझना होगा कि ये किसका एक्सपांशन हो रहा होगा, 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपांशन, उसी में ये सारी चीजें आएगी। और बाद में हम देख लेंगे कि क्या क्या हो सकता है, वो क्वेश्चन पे तो पता चल जाएगा। अभी के लिए तो बस इतना, अगर यहाँ पे n आ रहा है तो वो 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपांशन होगा, ठीक है। n-1 आ रहा है तो इसका होगा, ठीक है।
तो इसमें टाइप्स में मैंने कन्वर्ट किया है, जो अलग अलग रिजल्ट्स आते हैं अलग अलग क्वेश्चन के फॉर्म, जो क्वेश्चंस रहते हैं अलग अलग टाइप के, उनको 4-5 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। जनरली वो मिलेगा नहीं तुम्हें हर जगह। तो ये हो गया इसमें टाइप 1। तो जो कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस रहते हैं जिनमें कुछ सिमिलैरिटीज होती है, उनको टाइप 1 टाइप 2 ऐसे डिस्टिंग्विश किया है। तो टाइप 1, तो इसमें लिख लेना बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स आर मल्टीप्लाइड बाय +1 और -1। बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स आर मल्टीप्लाइड बाय +1 और -1। मतलब जो सीरीज आ रही होगी उसमें बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स को या तो +1 से मल्टीप्लाई किया गया होगा या तो -1 से। ठीक है, तो उसमें पहला रिजल्ट S1, ऐसे हम टोटल 30-40 रिजल्ट्स देखेंगे। ठीक है, तो पहला है S1, तो उसमें है NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 अप टू NCN। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर में देखो N आ रहा है, तो समझ जाना कि इसका एक्सपेंशन है। अब इसका एक्सपेंशन करके लिख लेना वहां पे। और ये बताओ x की जगह पे क्या पुट करने पे हमें NC0 NC1 NC2 ये सब मिलेगा? 1 1 1 पुट 1 करने पे, तो इसमें x की जगह पे 1 पुट कर देना, तो ये कितना आ जाएगा? 2। 2 2 की पावर में 2 n, तो 2 की पावर में n इसका रिजल्ट है। क्लियर है ना कैसे आता है 2 की पावर है? और इसमें देख लेना बाइनोमियल कोएफिशिएंट सारे 1 से मल्टीप्लाइड है, और ऊपर में n आ रहा था, तो हम समझ गए कि इसका एक्सपेंशन होगा और बाद में x की जगह पे कुछ ना कुछ पुट करके हमें ये मिल जाएगा। तो हमें दिख रहा है इसके एक्सपेंशन में ये सारी चीजें आएगी, और x की जगह पे 1 पुट करने के बाद हमें ये मिल रहा है, तो दोनों जगह पुट कर देंगे तो इधर 2 की पावर n आ जाएगा। इसका मतलब इसकी जो वैल्यू होती है वो रहती है 2 की पावर n। इसको तो तुम याद ही करके रख लेना, क्योंकि इसकी हेल्प से आगे बहुत सारे एग्जाम क्वेश्चन हमारे बन जाएंगे। ये देख लेना NC0 प्लस NC1 अप टू NCN। ठीक है, अगर ऊपर में n है, स्टार्टिंग 0 से हो रही है, एंड अगर n पे हो रहा है, तो 2 की पावर n इसका आंसर आएगा। अगर मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ एग्जांपल के तौर पे, ये इसका सम बताओ, n-1 C0 प्लस n-1 C1, कितना आएगा? कितना 2 आएगा? raised to n 2 minus 1 raised to n minus 1। 2 की पावर n-1। ठीक है, फिर उसके बाद मैं ये लिख रहा हूं NC1 प्लस NC2। क्या यहाँ पे डायरेक्टली इसका सम हम 2 की पावर n लिख सकते हैं क्या? नो सर। नहीं, इसमें एक टर्म मिसिंग है, कौन सी? NC0। ये रिजल्ट तो हमें याद ही रखना है। रिजल्ट में क्या NC0 प्लस NC1 अप टू NCN, उसको लिख रहे हैं हम 2 की पावर है। लेकिन जब हम इसको देखते हैं तो एक टर्म मिसिंग है, कौन सी? NC0। तो NC0 मिसिंग है, तो दोनों तरफ NC0 को ऐड कर देंगे। मतलब इसमें क्या कर देंगे? NC0 को ऐड कर देंगे, एंड ऐड कर दिया तो सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। ये देखो, तो यहाँ से यहाँ तक का रिजल्ट तो हमें पता है, ये 2 की पावर n आ जाता है, एंड ये NC0 कितना होता है? 1। तो 2 की पावर n माइनस 1। तो जो अगर क्वांटिटी मिसिंग होगी वहां पे जो भी टर्म, तो उसको ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे, हमें रिजल्ट मिल जाएगा। तो क्लियर है? और ऐसा होगा, Yes, टर्म्स मिसिंग होंगे आगे, जब जो जाएंगे आगे वाले टाइप्स पे जाएंगे, तो उसमें टर्म्स मिसिंग रहेंगे, ऐसी भी चीजें मिलेगी, उसमें समझ जाना कि क्या ऐड सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ये S1 क्लियर। अब उसके बाद H2,
S2 में है NC0 माइनस NC1 प्लस NC2 अप टू -1 की पावर n इंटू NCn, कितना आएगा? 0 देखो n है तो मतलब इसका एक्सपेंशन हमें देखना है, और वो कब मिलेगा? NC0 माइनस NC1 अल्टरनेट प्लस माइनस x की जगह पे -1 पुट करके, दोनों जगह x की जगह पे -1 पुट कर दो। -1 पुट कर दोगे तो देखो माइनस NC1, फिर उसके बाद माइनस NC3, और ये प्लस के साथ आएगा। -1 का स्क्वायर 1 रहता है तो ये प्लस के साथ, और जिनकी जिनकी पावर ऑड रहेगी तो वो माइनस के साथ आ जाएंगे, और जो हमें चाहिए था वो मिल जाएगा। तो इधर भी हमें -1 पुट करना पड़ेगा, तो दोनों का सम 0, तो ये रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, क्लियर? यस सर। तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में और इसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो आज के इसमें किसी को कोई डाउट? वो प्रॉपर्टीज याद करके रख लेना, उसकी जरूरत हमें पड़ने वाली है। आगे के जो टाइप्स है उनमें प्रॉपर्टीज की हेल्प हमें लेनी पड़ेगी, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है, तो किसी को कुछ पूछना है? सेक्शन भी तुम्हारे लिए होमवर्क है, वो सॉल्व करके रखना, उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। चलो फिर ठीक है, आज के लिए इतना।